हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। तो आप सभी का स्वागत है कैपिटल स्टडी सर्कल के इस टेस्ट सीरीज़ में, जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 29 है, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स और यूपीएचएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि महत्वपूर्ण है आपकी किसी भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, या फिर आप अगर यूपीएससी या यूपी पीसीएस देते हैं या बिहार पीसीएस या दूसरे पीसीएस भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कैपिटल स्टडी सर्कल है उसका अब ऑफलाइन बैच भी शुरू हो चुका है। लखनऊ के अंदर तमाम सारे यूपी से रिक्वेस्ट आई थी। इससे पहले हम दिल्ली में जब थे तो दिल्ली से लगातार स्टूडेंट यूपी से जाते थे वहाँ पे, लेकिन अब आजकल कोरोना की वजह से और दूसरी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे, तो लोगों की डिमांड थी कि लखनऊ में भी हमारा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो हमने एक लखनऊ में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इंस्टीट्यूट खोला हुआ, जहाँ पे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आगे आपके फ़ोन नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी वॉज फर्स्ट इनंसिएटेड। प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी का भी हमने अगर अपने पिछले 25 क्वेश्चन देखे हो तो उसमें रॉल्स का आइडिया आया था कि किस तरह से सबको अलग अलग इक्वलिटी से जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे, कौन हो सकता है? अरस्तु, लॉक, ग्रीन, लास्की। एरिस्टोटल, लॉक, ग्रीन, लास्की। यहाँ सही आंसर क्या है? आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। एरिस्टोटल सबसे पहले इन्होंने जो है वो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात की थी, और इनमें दो तरह की इक्वलिटी की बात की थी, सांख्यिक या न्यूमेरिकल जिसको कहते हैं, न्यूमेरिकल इक्वलिटी और प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी। न्यूमेरिकल इक्वलिटी का मतलब आप सोच सकते हैं कि एरिस्टोटल की उस समय कितना सोच पाते थे। न्यूमेरिकल इक्वलिटी का मतलब अगर हम 10 लोग हैं तो अगर हमको रोटियां बांटनी है तो हमने सबको 2-2 रोटी बांट दी, तो ये दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल। या अच्छा खाना कुछ भी मान लीजिए, पिज़्ज़ा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो वो दे ली। लेकिन प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी क्या होगी कि मान लीजिए कोई बहुत छोटा है वो एक ही रोटी खा सकता है, कोई बहुत बड़ा है उसको 4 रोटी की जरूरत है, तो वो उसकी 3 रोटी निकाल के आप उसको दे सकते हैं, तब वो प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी कहलाएगी। तो जो जिस कमज़ोर है या जो नहीं, जिसको ज़रूरत ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिले, ये प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल आज से 2500 साल पहले दे के जाते हैं, और आज भी हम उस पर बात करते हैं। जैसे रॉल्स की बात हम कर रहे थे, रॉल्स भी ऑलमोस्ट ऐसी ही बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। 26 जो है, आगे 27 पे जाते हैं कि यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? If new state is to be created in the Indian Union, which of the following schedules should be amended? तो दोनों में ही आप देखिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। कि पहली अनुसूची में भारत के बारे में तो है कि टेरिटरी क्या होगी, किस तरह से है, लेकिन दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, कौन सा हो सकता है सही आंसर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। तो ऑब्वियसली सबको मालूम है तीसरी अनुसूची में जो लिखा गया है कि भारत में किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना या उसमें बदलाव करके दूसरे स्टेट से कोई क्षेत्र ला के इसमें बदलना या उसका नाम बदलना या एक स्टेट को 2 स्टेट में बांटना, ये सभी जो काम हो सकते हैं पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट कैसे कर सकता है? 3rd शेड्यूल के अंतर्गत कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पे। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? अब ये जिला में सामान्य तरीके से पूछा है कि जैसे अगर आजकल देखें तो जो लोग यूपी में हैं
वो देख सकते हैं कि यूपी कमिश्नरेट बन गया, नोएडा कमिश्नरेट बन गया, या हम मुंबई की अगर फिल्में देखते हैं तो मुंबई पुलिस कमिश्नर होते हैं, वहाँ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है एसपी या डीएसपी वो नहीं होते हैं, कमिश्नर होते हैं। तो कमिश्नर क्यों है? जहाँ पे डायरेक्टली, अब वो कमिश्नर जो होगा वो डीएम के अंडर में नहीं होता, वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को या होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो डीएम से अलग वो शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा सामान्य नियंत्रण किसका होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जिले जो छोटे जिले हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जिला अधिकारी का होता है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं वहाँ पे पूरी तरह से जिम्मेदार तो होता है, लेकिन उसका बॉस जो होता है वो होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं होंगे, नैन ऑफ द। तो सही आंसर क्या हो गया? ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट, जो हम अलग अलग जगह पे कलेक्टर, डीसी या डीएम बोलते हैं, वो हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 29 पे पहुंचते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है? अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली आधारित है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन, कैसे, किस पे बेस्ड है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन, पावर टू मैनी पर्सन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिवाइडिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में, केंद्र राज्यों के बीच सत्ता विभाजित करने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो इसमें एक व्यक्ति जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है कि उसको ही, और वो अपना मिनिस्टर्स चुनता है, वो सारी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल, जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें, उसके लिए लॉ मेकिंग का काम इसका नहीं होता है, ना इसके मंत्रिमंडल का होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन, पावर टू मैनी पर्सन, ये तो डेमोक्रेसी का हो जाएगा कि अलग अलग, जब तक बिल पास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ पावर, ये दोनों जगह हो सकता है, ये भी है, ये भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, लेकिन क्या है कि ये यहाँ भी होता है। अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो यहाँ भी हो सकता है। डिवाइडिंग पार्ट फॉर सेंटर एंड स्टेट, ये भी जो है दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? एक। तो अगर आप यूएस का एग्जाम्पल ले लें तो प्रेसिडेंट जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है और उसी समय में बहुत कमज़ोर भी होता है। कैसे? क्योंकि पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि उसको कहीं पे बिल पास नहीं कराना होता, उसने जो भी ऑर्डर बना दिया उसको मिनिस्टर्स अपनी पार्टी के अलावा किसी को बना सकता है, वो कहीं से भी चुन सकता है, क्योंकि एक बार इलेक्ट हो गया तो उसको जो भी अच्छा लगे आदमी हो सकता है। इसीलिए वो वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को मिनिस्टर बनाते हैं कि अलग अलग फील्ड में जो अच्छा काम कर सकता है उसको, अब उसको कहीं से राज्यसभा या लोकसभा से जीतने उतने की जरूरत नहीं है, वो काम करने के लिए आ सकता है। तो एक व्यक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति आ सकती है। दूसरा, मैं इतना कमज़ोर क्यों बोल रहा हूँ? यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है वो यूएसए के अंदर बहुत कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि सभी राज्य का अपना संविधान है और वो संविधान सर्वोपरि है। अगर यूएसए के संविधान और राज्य के संविधान में कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो राज्य का संविधान ऊपर माना जाएगा, या राष्ट्रपति कुछ कह रहे हैं तो केंद्र हमेशा पीछे रहेगा, राज्य हमेशा आगे रहता वहाँ पे। इसलिए इसको ट्रू फेडरल भी बोलते हैं और इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल बोलते हैं, अर्धसंघात्मक बोलते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ केंद्र ज़्यादा मजबूत है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जो डिसीजन होगा वो राज्य को मानना पड़ जाता है कई बार। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। तो आप सभी जानते भी होंगे और आपने सुना भी होगा कि अनुच्छेद 1 की बात हमने कर ली कि उसमें भारत की टेरिटरी के बारे में, जो विस्तार है, क्षेत्र के बारे में, नाम के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 3 के बारे में हमने बात कर ली थी कि इससे अगर राज्य का जो नाम बदलना हो या उसकी टेरिटरी, उसका क्षेत्र बदलना हो, उसके टुकड़े करके 2 राज्य बनाने हो या 2 राज्यों को मिला के 1 राज्य बनाना हो, इस तरह की सारी चीज़ें अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 में होती हैं। अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 393 में दिया हुआ है कि इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कह सकते हैं। अनुच्छेद 395 में अगर हम देखें तो इसमें क्या कहता है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस
एक्ट था 1947 को उसको अलग रिपील कर लेता है 395 और उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर देता है। तो आर्टिकल 395 जो है ये काम करता है। तो 1947, 1935 इस समय जो चल रहे थे ये सारे एक्ट को रिपील करता है, मतलब वापस ले लेता है कि ये ख़त्म हो गए, अब से इन एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। अब जो हमारा भारत का संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। इसमें ये लिखा है 395 में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये कौन मानता है कि समानता और, इससे पहले कि हम आगे देखें क्या क्या है, डी टॉकविले, हायक और एरिस्टोइन और ईजा बर्लिन। तो टॉकविले और लॉर्ड एक्टन ये क्या मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, अपोजिट हैं। जहाँ पे ज़्यादा स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता नहीं आ सकती, जहाँ समानता ज़्यादा होगी वहाँ स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले इसमें बिलीव नहीं करते, तो ये तो हट गए। एफ.ए. हायक भी इसी तरह से बिलीव करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इसको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मानते। एरिस्टोइन इसको मानते हैं, यह इन्हीं का स्टेटमेंट है। और इसी के साथ अगर ईजा बर्लिन को देखें, ईजा बर्लिन जो है ये बहुत ही कह सकते हैं प्लूरलिस्टिक समाज या मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं। तो ये भी मानते हैं स्वतंत्रता और समानता में संबंध तो है, लेकिन एक दूसरे के पूरक है, ये पूरी तरह से नहीं मानते। तो सही आंसर क्या हो गया, सी एरिस्टोइन, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हम 31 पहुंच गए, 32 देख लेते हैं। 32 जो नंबर क्वेश्चन है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? ये हटा देते हैं फिर हम। तो सिंपली देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के क्या ये करेगा, जिला अधिकारी के अंडर में क्या डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट काम करते हैं। कोर्ट कभी कभी इनको खुद भी बुला लेते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कोई उन्हीं के अंडर में करे और उन्हीं को बुला लें। हाई कोर्ट, लॉ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट। तो राज्यपाल का सीधे सीधे नहीं हस्तक्षेप होता जुडिशरी, क्योंकि हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें राज्यपाल, विधि मंत्री ये तो नहीं हो सकते। तो क्या बचा हमारे पास, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंडर में ही काम करता है हमारा जिला और सत्र न्यायालय। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? आधुनिक व्यक्तिवाद, यहाँ पे व्यक्तिवाद अगर आ जाता तो उसका प्रवक्ता जो है, सबसे बड़े प्रवक्ता लॉक हो जाते हैं, लेकिन हॉब्स से शुरू हो जाता है व्यक्तिवाद। लॉक सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं कि जिनकी वजह से ही पूरा लिबरलिज्म की थ्योरी है, और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी इनकी विचारधारा से सहमति रखते हुए ही उसी पे बेस्ड बनाया गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें से कौन से हैं। लास्की भी इंडिविजुअलिज्म के पक्ष में तो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन लिकॉक, हॉब्स जो हमने बताया, ये सारे लोग जो हैं आधुनिक जो मॉडर्न इंडिविजुअल है या न्यू इंडिविजुअलिज्म जिसको हम कहेंगे, ये किसका है? जिसमें कहते हैं कि इंडिविजुअल तभी तक रह सकता है जब तक कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी के बाहर इंडिविजुअल का कोई स्पेस नहीं है, मतलब समुदाय से जरूरी, समुदाय और इंडिविजुअल का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए समुदाय जरूरी है। समुदाय होगा तभी आप इंडिविजुअल के राइट प्रोटेक्ट होंगे। तो इसलिए समुदाय और इंडिविजुअल का एक दूसरे व्यक्ति का और समुदाय का एक दूसरे से कनेक्शन है। तो कौन ऐसा बोलता है? ये है ग्राहम वेल्स। तो इनका नया न्यू इंडिविजुअलिज्म जो आइडिया है, ये भी रिलेटेड कई बार ये पूछा जा सकता है कि अभी तक तो ये पूछ लिया गया, अब ये पूछ रहा न्यू इंडिविजुअलिज्म किससे रिलेटेड है। तो न्यू इंडिविजुअलिज्म, नव व्यक्तिवाद जो है रिलेटेड किससे हो गया? ग्राहम वेल्स से। अब हम आगे बढ़ते हैं, 33 के बाद आप पहुंचते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में, 34th। किसने कहा
यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम की। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये किसने कहा, गार्डनर ने, विलोबी ने, अरस्तू ने, गेटल ने। ग्रीस हैड डेवलप्ड डेमोक्रेसी विदाउट यूनिटी, रोम सिक्योर्ड यूनिटी विदाउट डेमोक्रेसी। ये सही भी है कि ग्रीस में छोटे, अगर आप प्लेटो को देखें तो 5040 ही नंबर बोल रहे हैं, 5040 से ही, तो वो सिटी स्टेट है, इतने छोटे छोटे राज्य, लेकिन प्रजातंत्र था कि सब लोगों को वोटिंग राइट उस समय था कि जनता एक जगह आ जाती थी, वोट करके बनाती थी। उसी के साथ अगर हम देखें कि रोम जो है बड़ा साम्राज्य, रोम का साम्राज्य बड़ा साम्राज्य माना जाता था कि रोम का साम्राज्य जो है बहुत बड़ा है, तो लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की थी। तो इसका सही आंसर क्या है, कैटल। आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कैटल इसको सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। ये किसने कहा आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो गलती कर सकते हैं। तो सब विवेकानंद हैं, टैगोर, गांधी, अरविंद। विवेकानंद, टैगोर, गांधी, अरविंद। ऑब्वियसली सभ्यता के ऊपर मॉडर्निज्म का जो क्रिटिक हैं, जहाँ देखा जाए तो गांधी हैं, तो गांधी इसका सही आंसर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर, ये हटा देते हैं हम। अब ये क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः जो किससे रिलेटेड है? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर अगर आप जानते हैं तो पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है, लार्जली कंसर्न विद द इंडिविजुअल ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट से है लेकिन लार्जली कंसर्न नहीं है, ह्यूमन राइट से कंसर्न है कि सिर्फ वही एक आइडिया नहीं है। राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है, होली कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स। बिटवीन स्टेट्स से भी संबंध कह सकते हैं कि अगर दो देशों में तनाव है तो यूनाइटेड नेशंस में मध्यस्थता करती है और उसको खत्म कर, लेकिन होली कंसर्न नहीं है। शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए डिवोटेड टू वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पीस, जस्टिस, फ्रीडम एंड इकोनॉमिक सोशल राइट। तो क्या ये है? ये है, सही बात है। इसके बाद बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों, अधिकार और कर्तव्यों के लिए ऐसा नहीं है, ग्रेट मीडियम पावर के लिए तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सही आंसर सी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जयप्रकाश नारायण हम सभी जानते हैं कि उनका जो सबसे फेमस आइडिया है वो एक तरह से इन सभी कल्चरल रेवोल्यूशन की भी बात करते हैं, चतुष्संबी राज्य की बात भी कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन सबसे फेमस जो चीज़ है उनका कोटेशन या सबसे अधिक जिस पे काम किया है उन्होंने, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति है। अगर आप जो बिहार जाते होंगे लोग वहाँ, क्योंकि जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, तो उन्होंने क्या किया, बिहार संपूर्ण क्रांति नाम की एक ट्रेन भी चलती है। तो संपूर्ण क्रांति जेपी से रिलेटेड है, जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर हम देखें पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दल विहीन जो है राजनीति के समर्थक भी हैं जेपी, जयप्रकाश नारायण। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। 38 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? सिंपल से पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? डुअल एग्जीक्यूटिव, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर। तो कौन सा नहीं है? पार्लियामेंट्री याद रखिए, संसदीय शासन का दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व तो है क्योंकि संसदीय भी, ये बिल्कुल सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी है,
पार्लियामेंट के प्रति, लोकसभा के प्रति, विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण, कि विधायिका जो है वो कार्यपालिका से पूरी तरह से अलग हो, ऐसा नहीं है। अब ये दोहरी कार्यपालिका इससे रिलेटेड हो जाएगा। कैसे बताते हैं कि क्योंकि जो विधायिका के सदस्य होते हैं वही मिनिस्टर बनते हैं और वो कार्यपालिका के भी लीड वही करते हैं। मंत्री जो है विधायिका का मेंबर है लेकिन कार्यपालिका का बॉस है, सारे लोग उसी को रिपोर्ट करेंगे। तो बिल्कुल अलग अलग नहीं है हमारे यहाँ। जिस तरह से यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए में क्या होता है, जो भी मिनिस्टर हैं वो कार्यपालिका के ऊपर है लेकिन उनका विधायिका से कोई संबंध नहीं होता। वो लॉ नहीं बना सकते, जो मंत्री हैं वो लॉ नहीं बना सकते। वो अपने वहाँ की जो सीनेट है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली चुने जाते हैं यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ तो इसका कोई संबंध, अगर यूएसए से पूछा जाए तो यहाँ कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारत में संबंध है क्योंकि दोहरी कार्यपालिका के वही व्यक्ति लॉ भी बनाता है और बाद में वही इम्प्लीमेंट भी करवा रहा है, वही मिनिस्टर बनके वो हर जो डिपार्टमेंट है उसका बॉस भी है, तो वही कराता है, इसलिए दोहरी कार्यपालिका हमारे यहाँ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? सहायक ऑक्सिलरी एजेंसी जो है वो कौन है? अब यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी एजेंसी क्या होती है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी आप लोगों ने सुना होगा। तो पीएम का जो ऑफिस है या सेंट्रल पब्लिक वर्क, ये लाइन एजेंसी में आ जाएंगे क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन में काम होता है। अब स्टाफ क्या है? जैसे नीति आयोग एक स्टाफ एजेंसी है। नीति आयोग क्या करता है? ये स्टाफ एजेंसी का काम करता है कि ये सपोर्ट करता है किसी चीज़ को। इसके अलावा जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, अब ऑक्सिलरी एजेंसी क्या होती हैं? ऑल्दो कहते हैं सीधे सीधे नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी एजेंसी का काम क्या होता है? जो रिक्रूटमेंट करके देना। तो ये भारत सरकार का अंदर में आता है, लेकिन काम कैसे कर रहा है? ऑक्सिलरी एजेंसी की तरह कि ये रिक्रूटमेंट करके देता है या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है कैबिनेट सेक्रेटरीट किस तरह से, कि अगर बहुत से डिपार्टमेंट कैबिनेट सेक्रेटरीट के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग जाते हैं, तो इस तरह के काम जो होता है या उनको हेल्प करना, दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प करना जो है आइडिया, वो होता है ऑक्सिलरी एजेंसी का। अब आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर पे हम आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको हटाते हैं। 40 अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसने कहा है? द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब ये किसने कहा है, किस बुक में है? तो किसने कहा है? ये एक आइडिया है मार्क्स और एंजल्स का। मार्क्स और एंजल्स का, क्योंकि इन्होंने साथ में मिलकर बहुत सी किताबें लिखी, तो अब दोनों का है तो सिंपल इससे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं कि दास कैपिटल होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन लेनिन की बुक है तो ये हो नहीं सकता। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है मार्क्स की सिर्फ है और दास कैपिटल भी मार्क्स की है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ही दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा कब गया है ये भी आपको बता देते हैं कि 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया, जिसमें कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ही आते हैं, उन्होंने मिलके लिखा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हाँ ये हटाया। अब 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई है? न्यायिक पुनर्वलोकन जो है, अब जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू कहाँ पे आता है? जुडिशियल रिव्यू का आइडिया यूनाइटेड स्टेट्स में आता है। यूनाइटेड स्टेट में भी कब आता है? 1801 में। हमारे यहाँ काफ़ी लेट आया जुडिशियल रिव्यू। तो
तो 1801 में यूनाइटेड स्टेट में जॉन मार्शल नाम के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पहली बार बोला कि अगर पार्लियामेंट कुछ गलत कर रही है, वहाँ की जो सीनेट है वो कुछ गलत कर रही है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, या कोई भी नहीं जा सकता, वहाँ का प्रेसिडेंट भी नहीं जा सकता। तो वो जुडिशियल रिव्यू यूनाइटेड स्टेट में है और भारत में भी जुडिशियल रिव्यू है। इसी के साथ अगर इसका अपोजिट देखें, कोई पूछे कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ पे नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में। वहाँ पे पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बना दिया वो माना जाएगा, और वो सिंपल मेजॉरिटी से, 2/3 मेजॉरिटी और ये सब नहीं करना पड़ता, सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी लॉ बना सकते हैं। क्योंकि एक तो लिखित कानून नहीं है, लेकिन लिखित कानून ना होने के बावजूद भी वहाँ पे जो नैतिकता बहुत अधिक है, और उस वजह से वहाँ पे लिखित कानून की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, और कोई भी कानून पार्लियामेंट बना सकती है। और किसी ने बोला भी है कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट वो इतनी पावरफुल है कि वो चाहे तो आदमी को औरत और औरत को आदमी बना दे। वो अगर बिल पास कर दिए तो आपको मानना पड़ेगा। तो इस तरह का है, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि उतने समझदार माने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एक कठोर संविधान वो है, कठोर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा माना जाता है कि एक फ्लेक्सिबल होता है, एक रिजिड होता है, जिसे संशोधित न किया जा सके। अगर संशोधित ना किया जा सके तो संविधान ही नहीं है। संविधान का मतलब वो फिर रिलीजियस टेक्स्ट बन जाएगा या फिलोसफिकल टेक्स्ट किसी, तो रिलीजियस टेक्स्ट में संशोधन नहीं हो सकते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उसमें संशोधन हो सके, तो ये तो गलत हो गया। जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसको थोड़ा बहुत संशोधित किया जा सके, कुछ तो पार्ट संशोधित किया जाए लेकिन नहीं, तो ये भी गलत होने की संभावना है। जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। अभी हम बात कर रहे थे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, वहाँ पे है कि नॉर्मल डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, तो वो क्या होता है फ्लेक्सिबल कानून। भारत में अगर देखें या यूएसए में तो स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। तो ऑब्वियसली इनमें से कोई नहीं की जगह सी सही आंसर है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर पे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। जो अब ये कौन कह रहा है कि कानून जो है वो समस्त वासनाओं से रहित, रीजन फ्री फ्रॉम पैशन, लॉ एज ए प्योर एज वॉइस ऑफ गॉड एंड रीजन मे दस बी डिफाइंड एज द रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन, कि किसी भी तरह का वासना या जो हमारी पैशन होता है कि जिसको आकांक्षा होती है कि उससे ऊपर की चीज़ है। कौन कहता है? अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनस, मॉन्टेस्क्यू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लॉ के बारे में ऐसा कौन करता है? लॉ के बारे में एरिस्टोटल, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था लॉ पे। लॉ का काम कह सकते हैं, इन्होंने 158 देशों का कानून पढ़ा, उसके बाद कानून का निर्माण करते हैं और लॉ को सबसे ज़रूरी चीज़ मानते हैं। प्लेटो से इनका थोड़ा सा मतभेद भी होता है। ये प्लेटो बोलते हैं कि लॉ जो है ज़रूरी नहीं है, हर आदमी अपनी ड्यूटी करे तो लॉ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बाद में प्लेटो भी एग्री करते हैं कि लॉ की ज़रूरत है। एरिस्टोटल उससे एग्री नहीं करते, बोलते हैं लॉ समाज को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है और एक राज्य को बनाए रखने के लिए भी लॉ बहुत ज़रूरी है। इसलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे हम। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी लगा सकते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको आसान हो जाती हैं। कि अब यूटोपियन समाजवाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसे अगर आपको एक भी मालूम है कि कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद अगर आपको मालूम है, साइंटिफिक सोशलिज्म, तो सी का वन 2 में है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो गया। तो अब ये कौन सा हो सकता है आगे देखेंगे। कि फेबियन समाजवाद अगर आपको मालूम है, फेबियन समाजवाद किसका है? बी का 3, क्योंकि फेबियन जो बाद में आते हैं, फेबियन समाजवाद, ये सिडनी वेब, तो ये हो गए। सी का 1 वैज्ञानिक समाजवाद हमने देख लिया, सी का 1 ये पहले ही था। ए का 4 यूटोपियन समाजवाद, सेंट साइमन,
क्योंकि ऑब्वियसली संत हैं तो यूटोपियन बातें करेंगे। और जो लास्ट है डी श्रेणी समाजवाद, GDH कोल। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि आसानी से कि कौन किससे रिलेटेड है। तो कोई भी अगर हम, जैसे आपको यूटोपियन समाजवाद मालूम है सेंट साइमन, उससे निकाल सकते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद आपको मालूम है कार्ल मार्क्स, तो उससे निकाल सकते हैं। सिडनी वेब फेबियन समाजवाद, कोई भी एक भी अगर यहाँ मालूम है। कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तो 2 कम से कम मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको 2 भी 3 भी 2 भी मालूम है तो आप आसानी से जज कर पाएंगे कौन सा है। हम आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं और इसको हटाएं। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम कब हुआ? भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल की। अगर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते तो क्या होता? 1772, 1772 जो है 1772 में पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बने थे। कहाँ के? बंगाल प्रोविंस के। बंगाल प्रोविंस के वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं पहले गवर्नर जनरल। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा भारत के गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं 1833 का चार्टर जो है। अब 1833 कौन बनता है पहली बार? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। वॉरेन हेस्टिंग अगर नाम आता है तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको मालूम होना चाहिए हमेशा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम 46 नंबर क्वेश्चन पहुंचते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो नहीं है। फिर से मिलाने वाला हो गया। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 में दिए हुए हैं। तो आप अगर देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा भी इसका नाम जानते रहेंगे, FMCT या ट्रिप्स का या WSF का, तो उससे आप आसानी से पता कर लेंगे। FMCT है क्या, इससे मैं बताऊंगा तो आप तुरंत जज कर लेंगे। इसके अलावा भी और भी तरीका है जज करने का, इसको करने का, कि किस तरह से इसको पढ़ा जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है? सबको मालूम है, प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से। तो B का 1 किस में है? B का 1 सिर्फ एक में ही है। इसके अलावा इसको हमने बताया FMCT अगर आप जाएंगे तो फिजिकल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, फिजिकल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। तो फिजिकल मटेरियल क्या होते हैं? जिसमें लगातार अगर आप कोई विस्फोट कर दे तो होता रहेगा, तो वो न्यूक्लियर से रिलेटेड है। तो न्यूक्लियर चीज़ें से ट्रीटी किस पे होगी? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वेपन्स। तो क्या होगा? A का 2, A का 2 किस में है? A का नहीं, सही, A का 3, A का 3 जो है इसमें है। ट्रिप्स अगर आप देखेंगे, ट्रिप्स किससे रिलेटेड है? तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। तो किससे होगा ये? वर्ल्ड ट्रेड से जुड़ गया। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम दुनिया भर के जो सोशलिस्ट ग्रुप है या सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये सारे लोगों का एक ग्रुप वर्ल्ड सोशल फोरम कहलाता है। तो ग्लोबल सोशल मूवमेंट है। तो यहाँ भी देखते हैं वैश्विक सामाजिक आंदोलन, वो WSF। ट्रिप्स क्या है? विश्व व्यापार से, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा का जो राइट है वो है। इसमें जो हम कहते हैं कि पेटेंट करा लिया, पेटेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबको मालूम, जलवायु परिवर्तन, MST फिजिल जो मटेरियल है, जो विस्फोटक है, तो न्यूक्लियर पावर से। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं 46, हम जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। और अगर हमें टाइम बचता है तो हम एक क्विक रिवीजन भी कर लेंगे पुराना कुछ। निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है? अब देख सकते हैं, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड? तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से
M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन से, M.A. गांधी चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से। तो हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड हैं। गांधी जी का चंपारण 1917 में उन्होंने चंपारण मूवमेंट किया था। खिलाफत आंदोलन भी गांधी जी से जुड़ा हुआ है, तो M.A. जिन्ना होने के चांसेस का। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, तो ये भी सही है। M.A. जिन्ना जो खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड नहीं है, और ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है महात्मा गांधी को बोलते भी हैं कि अगर आप खिलाफत को सपोर्ट करेंगे तो इससे मुसलमानों के अंदर कट्टरता और बढ़ जाएगी। तो लेकिन गांधी जी नहीं मानते हैं और गांधी जी खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करते हैं ताकि समाज को जोड़ा जा सके, हिंदू मुसलमान एक साथ आ जाए, जो कि कांग्रेस बढ़ चुकी थी। उस कांग्रेस को एक करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था। खिलाफत आंदोलन जो खलीफा हटाए गए थे उनके अगेंस्ट में था। तो लेकिन जिन्ना जो है वो एक अपने समय में बहुत सेकुलर नेता थे, जो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम जो एकता का प्रतीक माना जाता था। तो जिन्ना कभी भी, और बहुत ही अंत तक भी वो कह सकते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में अगर उनकी देखेंगे तो जिन्ना कभी भी कोई भी, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ते थे या वाइन पीते थे या इस तरह की तमाम सारी चीज़ें अंत तक भी करते थे, तो वो मुस्लिम जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी वो तो उतना नहीं करते, उस पर बिलीव नहीं करते थे। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल राइट था बाद में उसको लेके वो अड़ जाते हैं और पाकिस्तान का निर्माण करते हैं। तो ये तो उनको मोहम्मद अली जिन्ना इसीलिए इनिशियल फेज़ में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सेकुलर, मतलब उनसे बड़ा सेकुलर कोई लीडर ही नहीं था। आखिरी में आते आते वो मुसलमानों के जो राइट्स थे उसके लिए कहते हैं कि हमको एक अलग पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, और अंत में वो ले भी लेते हैं। तो खिलाफत आंदोलन से उनका कोई संबंध नहीं था, और वो उसके कट्टर विरोधी थे। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। तो आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पे कि अब ये क्वेश्चन जो है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो लोक निगम पब्लिक कॉरपोरेशन जो है वो क्या करते हैं, बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मिक्सिंग ऑफ पब्लिक अकाउंट विद बिजनेस एफिशिएंसी। तो कारोबार की दक्षता को बढ़ाते हैं लोक निगम। लोक निगम क्या है, जैसे हमारा ONGC हो गया, NTPC हो गया, या तमाम सारे जो भेल हो गया, सेल हो गया, नवरत्न कंपनियां, इस तरह के जो हैं वो लोक निगम कहलाते हैं। और भी कंपनी, तो जो पब्लिक के पैसे से चलती है, जिसका कोई मालिक कोई व्यक्ति नहीं होता, जैसे टाटा या अंबानी या इस तरह के नहीं, पूरी जनता उसकी मालिक होती है, और उसके जो प्रॉफिट होता है वो सरकार के पास जाता है, और सरकार उस प्रॉफिट को फिर से खर्च करती है। सरकार अपने लग्जरी के लिए नहीं यूज़ करती है। अगर सरकारी कंपनी होगी तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा, सरकार के पास, और सरकार जनता के ऊपर। अगर प्राइवेट कंपनी होगी, लोक निगम की जगह प्राइवेट निगम होगा, पब्लिक की जगह प्राइवेट कॉरपोरेशन होगा, तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट जो है व्यक्ति अपनी ऐशो आराम के लिए या अपने लिए यूज़ करेगा। क्योंकि आप देखेंगे NTPC, भेल, इन सब के जो डायरेक्टर या चीफ जो चेयरमैन होंगे उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2-3 लाख से ज़्यादा, 4 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसी समय में अगर आप रिलायंस के पेट्रोलियम के चेयरमैन हैं तो आपकी सैलरी करोड़ों में होगी। तो वो करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से जनता के पैसे से ही आएंगे। तो ये माना जाता है। तो लोक निगम क्या करता है, पीपल्स मिक्सिंग ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विथ बिजनेस एफिशिएंसी। बिजनेस भी कर रहा है, NTPC प्रॉफिट में चलता है, भेल सेल ज़्यादातर प्रॉफिट में चलते हैं, कुछ कंपनियां प्रॉफिट में नहीं चल पाती हैं, और कई बार सरकारें खुद भी इनको लॉस में दिखा के बेचने की काम करती हैं। तो ये है। तो लोक निगम क्या करता है, सार्वजनिक जवाबदेही का कारोबार की दक्षता के साथ मिश्रण करता है। कि जवाबदेही उनकी जनता के प्रति, अपने प्रॉफिट के प्रति नहीं है। कि मान लीजिए कि पेट्रोलियम कंपनी है, इंडियन ऑयल है, कभी पेट्रोल उसको बहुत महंगा मिले लेकिन जनता को अभी खरीद नहीं सकती तो वो सस्ता भी बेचेगी। वो नहीं कहेगी कि भाई कि हम बहुत ज़्यादा महंगा बेच सकते हैं। और पहले तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अभी उसको कंट्रोल नहीं है। तो इससे क्या होता है, जनता का जो हमारा आधार है कि हमारी जनता क्या कर सकती है, उसके हिसाब से ये
प्रॉफिट लेंगे, ऐसा नहीं कि अपने प्रॉफिट से ही इनको मतलब होगा। तो इसलिए बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन बिजनेस भी जनता को देख के या जनता के प्रति अकाउंटेबल है। आगे बढ़ते हैं। अब 49 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, हम इससे पहले भी कल भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की? पॉलिटिक्स, सिविल गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। हमने कल बात की थी, इसलिए हम फिर से बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये जो है ऑस्टिन की बहुत फेमस बुक है और सभी जानते हैं। और यहीं से उन्होंने लीगल सोवरेनिटी का भी आइडिया लिया था, कानूनी संप्रभुता, इसकी बात भी की थी। तो कानूनी संप्रभुता की भी बात की थी, लीगल सोवरेनिटी की बात की थी, इसी बुक में की थी। तो ऑस्टिन की यही बुक है। आगे बढ़ते हैं, अब टाइम काफ़ी हो चुका है। तो ओके, 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको एक छोटा सा रिवीजन देंगे अपना। बाकी आपको अगर कांटेक्ट करना है तो उस पर आप बात कर सकते हैं, वो नंबर्स भी हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण से व्यवस्थित है? शांति के लिए एकता, तो अब यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन किस में आया था? जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद न्यायालय। तो ये रेजोल्यूशन आया था जनरल असेंबली में। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कभी कभी फेल हो जाती है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लग जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं मेंबर जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और रसिया, चाइना, फ्रांस नहीं है हाँ, तो रसिया और चाइना। तो ये लोग जो है वीटो लगा देते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो यहाँ पे है कि अगर कहीं पे वॉर हो रहा है लेकिन वीटो लग गया तो क्या करेगा? महासभा एक रेजोल्यूशन पास करके वहाँ पे इंटरफेयर कर सकती है। तो जनरल असेंबली इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे जो गलत दिया हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमको विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो हमने बताया कि जैसे कि हमारा हमेशा रहता है कि कुछ चीज़ों को हम रिवाइज़ करते हैं, कि जो पुरानी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली हैं या हम जानते हैं उसको एक बार हम लोग फिर से रिवीजन की तरह देखते हैं कि कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। तो हमने बात की थी, अगर यहाँ पे देखें तो पिछले क्वेश्चंस में हमने बात की थी कि सॉवरेनिटी का जो संप्रभुता है उसको सबसे पहले कौन बोलता है या उसके बारे में बात कौन करता है, उसका प्रतिपादन कौन करता है? बौद्ध करते हैं 1530 में। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों को देखें कि उत्तराखंड से पूछा गया था कितने मेंबर जाते हैं, 5 जाते हैं। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग के लिए हमने बात की थी, डिसीजन मेकिंग सिंपलेस्ट फॉर्म इज अ सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, R.A. कैलियन ने किया था। इसके अलावा कौटिल्य का जो चाणक्य का अधिकरण पूछा गया था, कितने थे? कि उसमें 15 अधिकरण है। अगर हम बुक पूछें तो कितने थे? उसमें चैप्टर 150 चैप्टर थे। और इसके अलावा डेविड हेल्जेस का नाम आया था किस चीज़ के लिए? कॉस्मोपॉलिटन का आइडिया, जो ग्लोबलाइजेशन का हमने बात की थी। सामी रामीन के बारे में बात की थी हमने, यूरोसेंट्रिज्म की बात की थी, कोर पेरिफेरी डिपेंडेंसी थ्योरी, इस तरह की चीज़ों की बात की थी। इसके अलावा लोकपाल जो बिल था कब प्रस्तुत हुआ था? सबसे पहले 1968 में, जो कि पास हो गया था लोकसभा 1969 में, लेकिन वो लागू कभी नहीं हो पाया क्योंकि राज्यसभा से पास नहीं हुआ था। एडवोकेट शांति भूषण, जो कि प्रशांत भूषण के पिताजी हैं, उन्होंने ही प्रस्ताव लाया था और काफ़ी बहादुर माने जाते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ लोहा लिया था, उनको एक केस में हराया भी था। इसके अलावा पैट्रियार्कल थ्योरी कौन देता है? सर हेनरी माइने। यूनाइटेड नेशन का जो डिकेड फॉर वुमेन कब शुरू होता है? 1975 to 85 तक चलता है, जबकि 76 से वो शुरू होता है।
इसके अलावा अगर हम देखें कि रॉबर्ट मिशेल का नाम आया था, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की क्या है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी डेमोक्रेटिक सिस्टम दिखे, लेकिन हमेशा जो सत्ता है वो एक छोटे से ग्रुप के पास होगी, वो छोटा सा ग्रुप ही अपने ज़्यादा फायदे की बात करेगा। ओलिगार्की जिसको कह सकते हैं कि एरिस्टोटल या अरस्तु जो है एरिस्टोक्रेसी का विकृत रूप मानते थे। एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है? एरिस्टोक्रेसी में जो होता है कि उसमें भी राजा महाराजा जो हैं उनके खानदान के ही लोग, सारे जो बहुत एलीट लोग वो रहते हैं, लेकिन एरिस्टोक्रेसी में वो जनता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो 150-200 लोग होंगे लेकिन वो जनता के बारे में सोचते हैं, राज्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ओलिगार्की उसका विकृत रूप है, तो अपने प्रॉफिट, वही 150 लोग रहेंगे लेकिन अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो तमाम सारे डेवलपिंग कंट्री में यही होता है कि अगर आप उसमें क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है बड़े या बहुत पावरफुल लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा ही बिजनेस बढ़ता रहे। जो नेता बन जाता है वो सोचता है कि बड़े बिजनेसमैन के साथ डील करके हम भी अपना बिजनेस कर लें कि कल को अगर हम पॉलिटिक्स में ना भी रहें तो भी काम चलता रहे। तो इस तरह की चीज़ें वो कुछ ही लोग हैं। अल्टीमेटली जनता को क्या मिलता है? जनता बहुत उम्मीद से नया पॉलिटिकल पार्टी चुनती है, नई चीज़ लोगों को चुनती है, लेकिन अल्टीमेटली मिशेल कहते हैं कि उसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है जब तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप अपना पार्टिसिपेशन नहीं देते। तो वो कहते हैं कोई भी सिस्टम हो वहाँ पे यही होता है। इसके अलावा जो है चेस्टर बर्नार्ड के बारे में हमने बात की थी कि एक्सेप्टेंस थ्योरी चेस्टर बर्नार्ड ने दिया था, जो प्रॉपर थ्योरी, और दो मैरी पार्कर फोलेट जो है सबसे पहले जो ह्यूमन अप्रोच आता है उसमें ये बात करती हैं अपनी, लेकिन जो फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव है चेस्टर बर्नार्ड की बुक, उसमें ये कहते हैं। तो थैंक यू, काफ़ी लंबा खिंच गया। रिवीजन जरूरी होता है क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें बात करते रहेंगे तो बैक ऑफ द माइंड जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। बैक ऑफ द माइंड ये अब चलता रहता है, लगता है आपको लग रहा है कि भूल जाएंगे, या कई बार ये लग रहा होगा कि इरिटेट होते रोज़ रोज़ एक ही बात बताते। रोज़ रोज़ एक ही बात याद रखने से 2, 4, 5 मिनट लगता है, लेकिन वो याद रहेगा। आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। जब आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो रहे होंगे तो उस समय लगे यही नाम तो लग रहा था कि ये बात ज़्यादा बार आया है, आप सही क्वेश्चन। तो यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लखनऊ ब्रांच में, और ऑनलाइन तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नए जो वीडियो आ रहे हैं, अभी तो हमारा रोज़ एक वीडियो जा रहा है पॉलिटिकल साइंस का, अभी हम इसको और भी सोशोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी इसको हम शुरू करने वाले हैं। जल्दी ही हम जो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज लेक्चर के लिए तो ऑनलाइन आऊँगा मैं भी खुद भी, जब हम लेक्चर लेंगे तो जहाँ की, क्योंकि बिना इंटरेक्शन के वो मुश्किल है कि आपके सवाल ना आए, आप वन वे हो, ऐसा हम नहीं चाहते। तो जल्दी हम ऑनलाइन भी आएंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।